This conference will now be recorded. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड करने के दो मेथड। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड मेजर करने का नाम और चीज है, रिकॉर्ड करना और। मेजर क्या किस पे करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। और रिकॉर्डिंग में दो सिस्टम है। देयर आर टू सिस्टम। देयर आर टू सिस्टम for recording the inventory. Number one, perpetual system. Number two, periodic system. Number one, perpetual system. Number two, periodic system. Under two cost formulas. Under two cost formulas. अब ये कॉस्ट फार्मूला क्या है? कॉस्ट फार्मूला का मतलब है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड करने का भी एक फार्मूला है। एक तो इन्वेंट्री की कॉस्ट हम वैसे फाइंड करते हैं ना, लिस्ट प्राइस प्लस कर दिया उसके अंदर कैरेज इन प्लस कर दिया अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारा आएगा, वो सारे का सारा आएगा। लेकिन उन मजीद उस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने के मतलब अपनी इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक लिखते वक्त भी दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। उन दो फार्मूलों का नाम क्या है? एक का नाम है फाइफो मेथड। कुछ लोग इसको फीफो बोलते हैं, कुछ लोग इसको फाइफो बोलते हैं, आप जो मर्जी बोले चल जाएगा। और दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड मतलब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम हैं, एक परपेचुअल और एक पीरियोडिक। फिर हर सिस्टम में दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। परपेचुअल के अंदर भी दो फार्मूले होते हैं, फाइफो और वेटेड एवरेज, और पीरियोडिक में भी दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, फाइफो और वेटेड एवरेज। तो मतलब इस से रिलेटेड चार तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, चार क्वेश्चन बन सकते हैं, दो परपेचुअल सिस्टम में और दो पीरियोडिक सिस्टम में। परपेचुअल सिस्टम में अंडर फाइफो मेथड भी हो सकता है, अंडर वेटेड एवरेज मेथड भी हो सकता है, पीरियोडिक सिस्टम में भी ये दोनों मेथड हो सकते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम के बारे में जानते हैं कि ये होते क्या है, और फिर इसमें ये फार्मूला से हमने जो फाइंड करनी है इन्वेंट्री की वैल्यू, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लें कि परपेचुअल और पीरियोडिक के दरमियान अगर थोड़ा सा जो फर्क है वो क्या है। परपेचुअल सिस्टम इसका आपने बस पहले पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम, तो क्योंकि बात अब जरा गौर से बातें सुनने, अब ये प्रैक्टिकल बातें करने लगे हम, थोड़ा गौर से सुनना जी।
परपेचुअल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग या इन्वेंट्री को हम अपडेट हर ट्रांजैक्शन के बाद करते हैं। परपेचुअल मतलब मुसलसल हम करते रहते हैं, इन्वेंट्री को देखते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और पीरियोडिक सिस्टम आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के बाद आप लोग अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करते हो, राइट? और पीरियोडिक सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के बाद आप अपडेट नहीं करते कि ये चेक करने चले जाओ कि आप कितनी रह गई, बिकी कितनी, खरीदी कितनी, बल्कि वो एक टाइम, साल बाद या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद अपडेट करते हो। तो पीरियोडिक लफ्जी मतलब ही है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, और परपेचुअल मुसलसल चेक करते रहते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन लिखें, इन्वेंट्री अपडेट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री अपडेट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री को हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट करना पड़ता है, इसलिए इसको ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम। और दूसरा इन्वेंट्री अपडेट आफ्टर a specific period या specific time, after a specific period या specific time। ओके होगी बात? परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री को हम मेजर करते हैं, इन्वेंट्री को हम मेजर करते हैं आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, और पीरियोडिक सिस्टम में आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। जो परपेचुअल सिस्टम होता है ये कॉस्टली होता है, जाहिर सी बात है, हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री अपडेट करनी है, कॉस्टली तो होगा, और ये इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री के शॉर्टेज के या उसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कम होते हैं, क्योंकि आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री को अपडेट करना होता है, और पता चल जाता है कि इन्वेंट्री आपकी खराब तो नहीं हो रही या इन्वेंट्री में कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो वो हर ट्रांजैक्शन के बाद आप इन्वेंट्री अपडेट करते हो, तो इसका मतलब है परपेचुअल सिस्टम में शॉर्टेज के या खराब होने के चांसेस बहुत कम है, और पीरियोडिक सिस्टम में खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप लिख लें, ये भी एक इसकी फीचर में, लेस या लोअर चांसेस ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट या शॉर्टेज या मिस अप्रोप्रिएशन। कोई एक वर्ड लिखो, मिस अप्रोप्रिएशन। कम चांसेस होते हैं स्टॉक के ऑब्सलीट होने के या मिस अप्रोप्रिएट होने के या शॉर्ट होने के, और सेम फिर इसमें हायर चांसेस स्टॉक ऑब्सोलीट, वही चीजें, या शॉर्टेज, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन। आपको उसके डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा, नाम से ही पता चल गया होगा कि वाकई ये इस सिस्टम में होता है।
राइट। अब हम परपेचुअल सिस्टम का एक इंतहाई छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपको एज अ होमवर्क दोबारा देते हैं और उसको फिर कल आते ही पहले उसका काम करेंगे कि इसमें आखिर क्या मसला है। बाकी अगर आपके क्वेश्चन में मसला है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। जी जनाब, तो पहले एक क्वेश्चन लिखिए जरा, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, ताकि वो हमारे गिवन टाइम के अंदर हो भी जाए और फिर कल से इसको मजीद फाइनल क्वेश्चन इसका करेंगे। तो क्वेश्चन लिखें जरा। क्वेश्चन ये है, मिस्टर A has a stock of 100 units at the rate of 10 each. Mr. A has a stock of 100 units at the rate of 10 each. अगर लिख लेते हैं at 1/1/2021। वो डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता है। हमने लिखा ना 100 यूनिट्स ऑफ 10 ईच, वो डायरेक्ट क्या सकता है जी 1000 का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है। उसके बाद at 5/1/21 he purchased 500 units at the rate of 12 each. At 7/1/21 he sold 400 units at the rate of 30 each. He purchased 800 units at the rate of 15 each. At 15/1/21 he sold 600 units at the rate of 30 each. At 17/1/21 he purchased 700 units at the rate of 16 each. At 21/21 फिर परचेज कर लेते हैं। He purchased 1000 units at the rate of 18 each. और लास्ट में at 25/1/21 he sold 800 units at the rate of 30 each. लो जी, ये हमारा सवाल है एक छोटा सा कि उसने हमें इसके बाद जब बड़ा क्वेश्चन आएगा फिर उसके अंदर सेल रिटर्न भी आ रही होंगी, उसके अंदर परचेज रिटर्न भी आ रही होंगी, यानी बाकी चीजें भी आ रही होंगी उसके अंदर। लेकिन फिलहाल हम बगैर से रिटर्न, परचेज रिटर्न, शॉर्टेज, स्टॉक को आग नहीं लगाई, ड्राइंग्स नहीं की,
हमने बिल को सिर्फ सेल परचेज किया है, साफ सुथरी सी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है? नंबर 1, रिक्वायरमेंट में लिख लें, और पेपर में कोई एक चीज रिक्वायर की जाती है आपसे, कहते हैं फाइंड, पहली रिक्वायरमेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर perpetual system with FIFO method। कहता है जनाब इस सवाल में से मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताएं FIFO मेथड, परपेचुअल सिस्टम में FIFO मेथड के जरिए। दूसरा सवाल वो हमसे पूछ सकता है कि इसी मेथड के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू बताएं, फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला तो आप लोग को आता है ना, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, याद है ना? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्योंकि बात। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है, वो कह सकते हैं फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, या वो हमसे ये कह सकता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। और आपको याद होगा सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट के पोर्शन तक, आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के पोर्शन तक हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के पोर्शन तक हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अच्छा, एक सवाल बिलाल ने कहा है कि सर लाइफो मेथड नहीं यूज होते यहाँ। बिलाल भाई वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी था लेकिन बाद में खत्म हो गया, IS2 के स्टैंडर्ड में उसको खत्म कर दिया कि अब IS2 ने कहा है कि जो लाइफो मेथड है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब नहीं है, वो खत्म हो चुका है। चले जनाब, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टिल है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते जैसे IS1 पढ़ रहे हैं या IS2 पढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये खत्म हो चुका है, पहले जरूर था। चले जनाब, अब इसको वन बाय वन करते हैं, फिर यही सवाल परपेचुअल सिस्टम विद वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे। तो फिलहाल तो हमने करना है, चलें जी, इसका तरीकाकार आप सीखें। इसका पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे जी जनाब। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे नाम उस कंपनी या बिजनेस का, फिर लिखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन, और ब्रैकेट में लिख दें FIFO मेथड। परपेचुअल सिस्टम लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सवाल करने के तरीके से पता चल जाता है कि ये परपेचुअल सिस्टम है या पीरियोडिक सिस्टम है। तो जनाब इसमें आप देखें कि कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, जरा ध्यान से बनाने हैं। एक कॉलम बनेगा डेट का या ट्रांजैक्शन के नंबर, एक कॉलम बनेगा परचेजेस का, परचेजेस को रिसीट भी कहते हैं, रिसीट निकला है लफ्ज कि वो जो स्टॉक रिसीव कर रहे होते हैं उससे, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये वर्डिंग इस्तेमाल होती है। उसके बाद सेल्स या इशू का वर्ड इस्तेमाल होता है, और उसके बाद बैलेंस।
अब ICAP ने एक तरीका और भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, वो 2 कॉलम बनाता है, 3 कॉलम नहीं बनाता। उसके लिए हम वो तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी 2 वजह है। एक कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये मेथड जो हम अभी कर रहे हैं ये है, और दूसरा अच्छा तरीका उसमें ये हो जाता है कि जब हम कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेंगे ना, तो हमें अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से ही फाइंड हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, इसी जो आपने फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट को कहते हैं स्टॉक लेजर कार्ड। क्या कहते हैं इसको, जो आपने बनाया है फॉर्मेट, इसको कहते हैं स्टॉक लेजर कार्ड। अगर पेपर में वो आपको कह दे स्टॉक लेजर कार्ड बनाएं, तो ये तरीका होगा स्टॉक लेजर कार्ड के बनाने का। या वो ये कह सकता है, इसको बिन कार्ड भी बोलते हैं, स्टॉक लेजर कार्ड को बिन कार्ड भी बोला जाता है। तो मोस्टली बिन कार्ड का नाम इस्तेमाल नहीं करता, वो स्टॉक लेजर कार्ड का नाम इस्तेमाल करता है। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर मजीद आगे आपने 3 कॉलम बनाने हैं, एक क्वांटिटी का, एक रेट का और एक अमाउंट। यानी हर कॉलम में मजीद 3 कॉलम बनेंगे, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का। क्वांटिटी की जगह आप यूनिट्स भी लिख सकते हो, क्वांटिटी की जगह आप यूनिट्स भी लिख सकते हो। क्लियर होगी बात? तो चलो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब, सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ें जरा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है कि मिस्टर ए के पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 100 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से। तो डेट की जगह हम लिखेंगे 1/1/21, 100 यूनिट्स, रेट 10 और अमाउंट 1000। लो जनाब, पहली ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो गई, 100 यूनिट्स 10 ईच। फिर अगली डेट है 5 तारीख को आपने 500 यूनिट खरीदे। 5 तारीख को आपने 500 यूनिट खरीदे 12 रुपए के हिसाब से। अब जरा लिखने का तरीका देखें। आप पहले परचेज में लिखेंगे 500 यूनिट्स, रेट है 12 और टोटल हो गया 6000, राइट। अब इसी अमाउंट को हम बैलेंस के अंदर भी लिखेंगे। अब आपके बैलेंस के अंदर यूनिट हो गए 600, लेकिन लिखने का तरीका देखें, 100 यूनिट्स 10 के हिसाब से 1000 एज इट इज, और जो नए यूनिट खरीदे हैं आपने 512 के हिसाब से 6000। ये जनाब क्यों ऐसा कर रहे हैं, फाइफो मेथड में ऐसा लिखते हैं। फाइफो मेथड में हमने ऐसे ही लिखना है कि डिफरेंट रेट वाले यूनिट्स हमने इकट्ठे नहीं करने, अलग अलग रखने, राइट। डिफरेंट रेट वाले आपने यूनिट्स अलग लिखने। ये हो गया, आपने 500 यूनिट खरीदा, परचेज कॉलम में भी 500 लिखा और फिर आपने उसको बैलेंस के अंदर जाकर ऐड भी कर दिया। ओके होगी बात? उसके बाद 7 तारीख को 7/1/21 आपने 400 यूनिट सेल किया। यहां पर आता है फाइफो मेथड क्या कहता है। फाइफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
FIFO मेथड में क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले इन किया उसे पहले आउट करो, जिसको पहले इन किया उसको पहले आउट करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO मतलब स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले फर्स्ट इन हुआ उसे ही पहले आउट करेंगे। अब करने का तरीका देखें, आपने 400 यूनिट सेल किया, तो क्या 12 रुपए वाला सारा सेल करेंगे या पहले 10 रुपए वाला सेल होगा? पहले 10 रुपए वाला इन हुआ था उसको आउट करेंगे, फिर अगर बच जाएगा तो हम आगे आएंगे। तो हमने सेल करते वक्त अब जरा जो चीजें ध्यान में रखनी है, 100 यूनिट 10 वाला आउट करेंगे और 300 यूनिट 12 का आउट होगा। इस तरह से 400 यूनिट पूरा करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जरिए। दूसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात सुने जरा, कि आपने यहां पर जिस वैल्यू पे एसेट सेल करते हैं वो वैल्यू नहीं लेनी, बल्कि जिस पे खरीदा है वो वैल्यू लेनी है। दोबारा सुने कि जब हम एक तो सेल करते हैं, जो पहले खरीदा उसे पहले बेचेंगे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एसेट की कॉस्ट लेंगे, यानी 10 रुपए वाला सेल किया और 12 रुपए वाला सेल किया। इस स्टॉक लेजर कार्ड के अंदर कभी भी सेल वैल्यू नहीं लेते, हमेशा कॉस्ट लेते हैं, चाहे परचेज का कॉलम हो चाहे सेल का कॉलम हो, राइट? ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब जरा देखें जरा ध्यान से, अब हमारे पास बाकी स्टॉक के अंदर कौन सा यूनिट बच गया है? 200 यूनिट स्टॉक के अंदर बच गया 12 रुपए वाला। 200 यूनिट स्टॉक में बच गया 12 रुपए वाला 2400। यहां पर आप लिख लो 1000 और 3600 लॉज ना। ये हमारा सेल की ट्रांजैक्शन भी पूरी हो गई। हमारी सेल की ट्रांजैक्शन भी पूरी हो गई। जी जनाब, अगर किसी ने दोबारा इस चीज को सीखना है, मेरे ख्याल में जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप बता सकते हैं कि सेल के कॉलम में क्या करते हैं और परचेज के कॉलम में क्या करते हैं। अमन कह रही है कि सर सेल में 300 कैसे आया? अमन बेटा ट्रांजैक्शन पढ़े, ट्रांजैक्शन आपने लिखी हुई है या नहीं? ट्रांजैक्शन अगर ये देखें, आपने 400 यूनिट सेल किया है 7 तारीख को, और हमने सेल कैसे करना है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जरिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जरिए। तो आ जाए जरा, हमने 100, ये आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, पहले 100 यूनिट 10 रुपए वाला आउट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट इन हुआ है, और फिर टोटल 400 पूरे करने हैं। फिर बाकी 300 कहां से पूरे करेंगे? 12 रुपए वाले से। तो 100 यूनिट 10 रुपए वाला आउट किया और 300 यूनिट 12 रुपए वाला आउट किया। इस तरह से ये हमारे 400 सेल पूरी हो गई, और बाकी बैलेंस में कितना बच गया? 100 10 रुपए वाले भी निकल गए, और 500 में से 300 यूनिट आउट हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। बाकी हमारे पास 200 यूनिट पड़े हैं 12 रुपए वाले। क्लियर होगी बात यहां तक? फिर आगे चलते हैं। 10 तारीख को 10/1/21 जी जनाब, 10 तारीख को आपने 800 यूनिट खरीदा 15 रुपए के हिसाब से। 800 यूनिट खरीदा, ट्रांजैक्शन पढ़ ले, 15 रुपए के हिसाब से। तो सवाल साहब ने लिखा हुआ है ना, 800 यूनिट खरीदा 15 रुपए के हिसाब से 12,000 आ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे? बैलेंस के अंदर 200 यूनिट आपके पास 12 रुपए वाला पड़ा है 2400, और 800 यूनिट आपके पास आ गया 15 रुपए वाला 12,000।
ये आपके पास स्टॉक है अवेलेबल। डन। अब आओ जरा 15 तारीख को 15/1/21 हमने कितने यूनिट सेल किए? ये 800 खरीदा, 15 के हिसाब से ये रिकॉर्ड किया, 600 यूनिट सेल किए आपने। आओ जरा, अब जो 600 यूनिट सेल करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन से पहले आउट करेंगे? 200 यूनिट आउट करेंगे 12 रुपए वाला, और टोटल आपने 600 यूनिट आउट किए, तो 400 यूनिट आपने आउट किए 15 रुपए वाला। बात समझ लगी या नहीं? 6000 आ गया। और बाकी स्टॉक में आपके पास अब ये यूनिट बच गए हैं, वो 400 यूनिट बचे पड़े हैं 15 रुपए वाले। बाकी जो स्टॉक में बच गए हैं वो 400 यूनिट पड़े हैं 15 रुपए वाले। जी जनाब, अब बताएं, अब बात समझ लगी कुछ? अब आइडिया हुआ? चलें जी, कि हमने सेल करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि सेल करने वाली वैल्यू लेनी है, सॉरी कॉस्ट वैल्यू लेनी है, और दूसरा फाइफो मेथड है, क्योंकि तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जरिए करनी है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के जरिए। फिर उसके बाद 17 को आप देखें, फिर हमने परचेज किए 17/1/21, कितने यूनिट परचेज किए 17 को? जी 700 यूनिट खरीदे 16 रुपए के हिसाब से, और 20 को भी 1000 यूनिट परचेज किया है 18 रुपए के हिसाब से, और फिर 25 को 800 यूनिट सेल किया है। तो अब लिख लें, पहले 700 यूनिट आपने खरीदा 17 को, 700 यूनिट खरीदा 16 के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे? 700 को 16 के हिसाब से 11,200। इसको बैलेंस में लिखते हुए पहले 400 जो पड़े हैं वो अलग लिखने हैं, और फिर जो खरीदे हैं 700 वो अलग लिखने हैं। ओके होगी बात? डन होगी बात? उसके बाद 20 तारीख को फिर आपने यूनिट खरीदे, और अब कितने खरीदे हैं? 1000। अब कितने खरीदे हैं? 1000। 18 रुपए के हिसाब से 18,000। लिखने का क्या तरीका है? वही 400 यूनिट आपके पास 15 के हिसाब से पड़े हैं 6000, फिर 700 यूनिट आपका 16 के हिसाब से पड़ा हुआ है 11,200, और 1000 यूनिट आपने खरीद लिया 18 के हिसाब से 18,000। जी मेरे भाई, डन होगी बात? हाँ जी। अब हमने यूनिट सेल किए हैं, अब हमने यूनिट सेल किए हैं, जरा एक दफा बनाओ, जरा सेल करने का तरीका बताओ, जल्दी से सेल वाली पोस्टिंग करो जरा, कैसे करते हो? जी जनाब, जल्दी से सेल की पोस्टिंग करें।
हाँ जी जनाब, ओके हो गया। नेक्स्ट आए जरा 25 तारीख को आपने 800 यूनिट सेल किए मेरे ख्याल। हाँ जी, 800 यूनिट सेल किए, और वो किए कैसे होंगे? 400 यूनिट आपने सेल किया होगा 15 वाला, और 400 यूनिट आपने सेल किया होगा 16 वाला। 400 यूनिट आपने सेल किया होगा 15 वाला, और 400 ही यूनिट आपने सेल किया होगा 16 वाला 6400। बैलेंस में आपके पास जो स्टॉक बच गया वो कितना बच गया? 300 यूनिट बच गए 16 रुपए वाले 4800, और 1000 यूनिट बच गया 18 रुपए वाला 18000। तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा है। अब ट्रांजैक्शन खत्म हो गई हैं। ये जो आपने बनाया है इसको कहते हैं स्टॉक लेजर कार्ड। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक लेजर कार्ड। अब जो जो उसने पूछा है वो हम बताएंगे। जो जो उसने पूछा है वो हम बताएंगे। उसने सबसे पहला पार्ट पूछा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये नीचे आपने लिखना है, जो उसने पूछेगा अलग से उसको बताना है। जी जनाब, क्लोजिंग स्टॉक में हम उसको बताएंगे कि हमारे पास यूनिट्स किस रेट वाले पड़े हुए। वही चीज आपने 300 यूनिट पड़ा है आपके पास 16 रुपए वाला, और 1000 यूनिट पड़ा है आपके पास 18 रुपए वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपने बताना है 4800 प्लस 18000, 22800, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये पहला, ये आंसर है आपका 22400, सॉरी 800, 22800। ओके होगी बात। दूसरा उसने कहा है कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू बताए। कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मेरे भाई एक बात याद रखें, वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला होता है ना, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ जरा आपने ये कहां पढ़ा है? कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला ये पहले कहीं पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। तो मेरे भाई इसके अंदर आपने ऐसा नहीं करना। जो परपेचुअल सिस्टम की ब्यूटी है वो ब्यूटी यही है कि आपके पास आपने जो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है, ये जो सेल का कॉलम है, सेल के कॉलम में आप कॉस्ट लिख रहे थे स्टॉक की या सेल वैल्यू लिख रहे थे? कौन सा रेट इस्तेमाल कर रहे थे सेल के अंदर? उसकी कॉस्ट वाला रेट, ना कि उसकी सेल वाला रेट। तो मेरे भाई इसमें वो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो सेल का कॉलम है इस पूरे को प्लस कर लोगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगा। तो करो जरा, 1000 प्लस 3600 प्लस 2400 प्लस 6000 प्लस फिर अगेन 6000 प्लस 6400। तो ये आपने ऐड कर ली 25400। जो वैल्यू आ रही है ये एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू है।
आप डायरेक्ट अपने स्टॉक लेजर कार्ड के सेल वाले कॉलम का टोटल कर लें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। आपको अलग से परपेचुअल सिस्टम में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। परपेचुअल सिस्टम में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने लेजर से ही फाइंड हो जाती है। डन होगी बात। चलें तीसरे नंबर पे चलते हैं। उसने कहा जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। अब ट्रेडिंग अकाउंट में होता क्या है, सेल्स और लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल तो आपके पास गिवन है 25,400। आपको वो फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ सेल तो आपके पास अवेलेबल है। ओके की बात। तो सेल्स कैसे आएगी? सेल्स कैसे आएगी? आप देखें कि आपने कितने यूनिट सेल किए हैं। यहां पर हम कर लेते हैं वर्किंग नंबर 1 सेल्स। सबसे पहले आपने 400 यूनिट सेल किया 30 रुपीज के हिसाब से। 400 यूनिट सेल किया 30 रुपीज के हिसाब से। फिर आपने 600 यूनिट सेल किया इसी रेट पे। फिर एंड पे आपने 800 यूनिट सेल किया इसी रेट पे। लो जनाब, 12,000, 18,000 और 24,000। देखें जरा अपनी सेल यही है। ये हर जगह से ये देखो 800 यूनिट और 600 और 400। ठीक है जनाब, ये आपकी सेल आ गई। क्योंकि जब ओरिजिनल सेल फाइंड करेंगे तो फिर सेल वैल्यू लेंगे। जब ओरिजिनल सेल फाइंड करेंगे तो सेल वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेल प्राइस ही लेंगे। तो 54,000 आपकी सेल वैल्यू आई है। यहां पर आप लिखोगे वर्किंग नंबर 1 54,000। लो जनाब, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 28,600। लो जी, हमारा परपेचुअल सिस्टम में फाइफो मेथड के जरिए जो जो चीजें फाइंड हो हमारे परपेचुअल सिस्टम के अंदर फाइफो मेथड के अंदर या वो हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछेगा, या वो हमसे कॉस्ट ऑफ सेल पूछेगा, या वो हमसे ट्रेडिंग अकाउंट बनवा लेगा। ओके की बात। और यही चीजें हैं। आपने कल के लिए इसी क्वेश्चन को दोबारा एक दफा देखना है। कल मैं इसी क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा वेटेड एवरेज के तरीके से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ना। और साथ आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है असाइनमेंट का, पास्ट पेपर का। उसमें प्रॉफिट उसने पूछा हुआ है, वो कैसे फाइंड करना है, वो लाजमी क्वेश्चन आपने करना है। तो कल फिर उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ इसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।